तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से भले ही सुस्ती के संकेत हो, लेकिन एफआईज की खरीदारी फिर से लौटती है और इसके दम पर एसजेएक्स निफ्टी है चुस्त दुरुस्त और आज है स्टॉक्स में ढेर सारा एक्शन। तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज आपकी टाई के कलर से भी थोड़ा बाजार को संकेत मिल रहे हैं, पर बताएं सर आज के लिए ट्रिगर्स क्या है ना? ट्रिगर्स बिल्कुल दीप दुनिया भर के बाजारों से वैसे ही है जैसा हमने उम्मीद की थी। कल देर शाम अमेरिकी बाजारों में 125 अंकों की गिरावट रही और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार इतने ही कमजोर थे डाउ फ्यूचर्स पर। तो उम्मीद के मुताबिक सीमित दायरे में 5 दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्का सा ब्रेक लगाए फेड की अहम बैठक पर, और आज उसका दूसरा दिन रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर बड़े स्टॉक को लेकर, और हो सकता है इस साल की वह सबसे बड़ी खबर साबित हो, आईटीसी में बड़े डीमर्जर की तैयारी होती दिख रही है। इसके साथ ही एक और दिग्गज कंपनी को लेकर, इनफैक्ट 2 कंपनियों को लेकर कहूँगा, वेदांता, यहाँ पर ओपन ऑफर के दाम में रिवीजन है और ओपन ऑफर की साइज में रिवीजन है, तो ये स्टॉक एक्शन में रहेगा। और बीपीसीएल में उम्मीद से काफ़ी कम डिविडेंड आता हुआ, तो आज 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बड़े एक्शन में रहेंगे, आईटीसी, वेदांता, बीपीसीएल। लेकिन इसके अलावा 2 और नए आईपीओ आज खुल रहे हैं, सूर्योदय और नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो आइए, प्राइमरी मार्केट में भी उतना ही एक्शन है जितना सेकेंडरी मार्केट में, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए आज इन दिनों का हाल ही का सबसे बड़ा दिन साबित होगा। दीप बिल्कुल सर, तो एक बड़े दिन की तैयारी हो रही है और आईपीओ मार्केट्स पे भी नजर है। नज़ारा पर तो ऑफकोर्स बहुत चर्चा हुई है, आपसे भी जानेंगे कि इस इशू पर आप क्या सलाह दे रहे हैं। एक बार आज का एक्शन समझें, उससे पहले थोड़ा एक ग्लोबल सेटअप भी समझा दें सर, क्योंकि फेड की बैठक है, कमेंट्री आने वाली है, और कल हमने देखा कि फाइनली 5 दिनों की डाउ की तेजी पर ब्रेक लगा, हालांकि S&P 500 ने फिर नया शिखर छुआ। कैसे समझे ग्लोबल मार्केट सेटअप को फेड पॉलिसी से पहले? सेटअप परफेक्ट है दीप, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कल हम यही बात करते थे क्लोजिंग में कि 4-5 दिनों तक लगातार तेजी दिखाने के बाद हल्का ब्रेक लगेगा, वो दिख भी रहा था और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अल्टीमेटली बाजारों का डायरेक्शन आज फेड का क्या फैसला होता है, क्या कमेंट्री होती है, क्या आगे के लिए वो दिशा दशा बताते हैं, उस पर निर्भर करेगा। और उस लिहाज से 2-3 बातें अहम हैं, ब्याज दरों को लेकर और महंगाई को लेकर फेड का क्या बयान होता है, और उससे अमेरिका के बॉन्ड यील्ड जो 1.6% इसके आसपास बने हुए, क्या इसमें कोई उछाल या गिरावट आती है। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी पर उनका कितना भरोसा है, वो दूसरी चीज़ काफ़ी अहमियत वाली होगी। तीसरी चीज़ जो उनका स्टिमुलस पैकेज जो चल रहा है, उसमें क्या कहीं और बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। ये 3 बातें ऐसी है जिन पर दुनिया भर के बाजारों की नज़र है, और मुझे लगता है कि इसके बेसिस पर कल के सेशन को आप मेक और ब्रेक के तौर पर लेकर चलिए, अमेरिका के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि चूंकि लाइफ टाइम हाई पर अमेरिकी बाजार है, तो ऐसा फेड से कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। ब्याज दरों में तो बदलाव नहीं होगा, ये आपको हमको सबको पता है, लेकिन फेड की कमेंट्री आगे के लिए किस तरह की रहती है, क्या वो बॉन्ड मार्केट को और गर्म कर देती है, बॉन्ड यील्ड और भाग जाते हैं, तो फिर इक्विटी मार्केट के लिए मुश्किल वाला मामला हो सकता है। और अगर उनकी कमेंट्री के बाद ये लगे कि नहीं बॉन्ड यील्ड बढ़ने वाले नहीं हैं, लिक्विडिटी और डाली जा सकती है, और अगर इकोनॉमी रिकवरी के संकेत धीमे हैं और उस हिसाब से ब्याज दरें नीचे ही रहेंगी, अगर इस तरह के संकेत फेड से आते हैं, तो फिर इक्विटी मार्केट में एक और उछाल की आप उम्मीद कर सकते हैं। दोनों तरफ से होगा। एक तरफ अगर कमेंट्री इकोनॉमी के लिए अच्छी आती है, तो डाउ से जुड़े हुए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स भागेंगे और नई इकोनॉमी वाले स्टॉक्स जो नैस्डैक में है वो कमज़ोर हो सकते हैं, और उसके विपरीत होता है तो बिल्कुल वैसा होगा कि नैस्डैक के स्टॉक ऊपर हो सकते हैं, डाउ थोड़ा नीचे हो। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ऐसा अभी जो संकेत है उसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि फेड बाजार का मूड बिगाड़ने का या बॉन्ड यील्ड को बहुत तेजी से बढ़ने के संकेत देगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म अपना इरादा साफ रखा है कि 2023 तक अमेरिका में ब्याज दरें नीचे रहने वाली है, 0% के आसपास रहने वाली है। और अभी फिलहाल अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के या बढ़ाने के उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेड की बैठक के बाद बॉन्ड यील्ड किस तरह से रिएक्शन देते हैं, और अगर वहाँ के बॉन्ड यील्ड 1.60, 1.65, 1.55 की रेंज में बने रहते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर वहाँ पर बड़ा उछाल या बड़ा गिरावट आती तो बाजार वहीं से एक्शन, रिएक्शन, डायरेक्शन तीनों लेने की कोशिश करेंगे। दीप बिल्कुल सर, तो नजर रहेगी कि आज फेड का क्या कहना है और बाजार पर क्या प्रभाव होगा। बट सर, फाइनली एक पॉजिटिव इंडिकेटर भारतीय बाजारों के लिए, कल हालांकि हमने सुस्ती वाला सेशन देखा, पर एफआईज का जो कैश बाइंग फिगर है वो तो काफी मजबूत आया। कैसे समझे इसे सर?
डेफिनेटली दीप, और कल के कमज़ोर बाजार में मजबूती का फिगर वाकई में काबिल तारीफ है। 1700 करोड़ के आसपास की खरीदारी। अब बात यही कि एक दिन हुआ है खरीदारी किया है, कल ही किया है, तो कई दिनों की बिकवाली के बाद अब थोड़ा सा उन्होंने हाथ रोका है और खरीदना शुरू किया है। लेकिन देखते हैं अगले एक दो सेशन, यानी कि आज कल एक दो दिन और देखते हैं कि क्या वाकई में उनकी बिकवाली रुक गई और फिर से अब खरीदने का मूड माहौल है। तो वो एक अहम संकेत है। और भारतीय बाजारों में हम पिछले 3 दिनों से लगातार यही बात करें कि हमारे लिए समस्या ग्लोबल मार्केट नहीं है, दुनिया भर के बाजार तो मजबूत हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ फंड फ्लो नहीं है तो कैसे आप बाजारों को ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो कम से कम आज के लिए सबसे बड़ा हथियार आपके पास अगर तेजी करने के लिए कोई है तो वो सिर्फ एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा फिर से आता हुआ। भले इसके दम पर आप बहुत तेजी से भागे ना, बहुत तेज़ी से बढ़े ना, लेकिन एक चीज़ दीप जिसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली है वो ये है कि अगर 3-4 दिनों से लगातार एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, अगर 3-4 दिनों से लगातार ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के संकेत दे रहे थे तो आप ऊपर खुल रहे थे, बिकवाली से नीचे आ रहे थे, लेकिन निचले हिस्सों से लगातार रिकवरी भी आ रही थी। अब अगर बिकवाली के बजाय खरीदारी का आंकड़ा एफआईज की तरफ से आता है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि निचले स्तरों पर आपको जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट मिलता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि कल 34,800 के अहम लेवल पर बैंक निफ्टी और 14,900 के अहम लेवल के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं हुआ। तो दोनों ही जो लेवल है 14,900 और 34,800 एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुए। तो बाजार के लिए यहाँ से एक रिकवरी देने के लिए एकदम सही जगह। इसके अलावा आप देखिए वायदा कारोबार में भी एफआईज की तरफ से 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए। तो कुल मिलाकर खरीदारी का आंकड़ा ये राहत देने वाला है। घरेलू फंड तो खैर बेच ही रहे हैं, स्पीड और बढ़ा दी उन्होंने, 1170 करोड़ की बिकवाली की एफआईज की खरीदारी के सामने। उनसे तो उम्मीदें हमें है भी नहीं वैसे भी कि वो कब खरीदेंगे, लेकिन जहां से उम्मीदें हैं या जहां से डर था वो आज जरूर कम हुआ है डर, और उम्मीद जगी कि सिर्फ एक दिन खरीद कर नहीं रुक जाएंगे। तो अल्टीमेटली दीप अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन है ना, ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है, माफ कीजिएगा फेड की मीटिंग के चलते डाउ में, लेकिन हमारे लिए दूसरा उतना ही अहम संकेत है। अब तक हम अमेरिका के संकेतों से काम चला लेते थे, उनके दम पर खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए अब इस वक्त जो सबसे बड़ा संकेत एफआईज की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े का है, तो इस पर आज भी फिर से आपकी नजर आएगी। लेकिन शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया आप सोच नहीं सकते कि कल के कमजोरी वाले बाजार में भी आपको आंकड़ा खरीदारी का दिख रहा है तीनों ही जगह, कैश, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स। जी दीप। बिल्कुल सर, तो एक अच्छी बात आती हुई इस सुस्त माहौल में एफआईज का भरोसा लौटते हुए दिख रहा है। सर काफ़ी सारे स्टॉक्स चर्चा में रहते हैं, पर दो सबसे चर्चित स्टॉक्स और हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इन पर चर्चा करते हैं, वेदांता और बीपीसीएल। वेदांता आप कह भी रहे थे कि लग रहा है कि ओपन ऑफर साइज और प्राइस दोनों बढ़कर आएगा, और एग्जैक्टली वैसा हुआ है। और बीपीसीएल का डिविडेंड सिर्फ 5 रुपए पर शेयर, अनुमान से काफ़ी कम। कैसे समझे इन दोनों स्टॉक्स के एक्शन को? पहली चीज़ तो देखिए दीप, वेदांता का जहाँ तक सवाल है इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ओपन ऑफर में रिवीजन हुआ है 2 लिहाज से। 160 रुपये की प्राइस जो पुरानी थी, जहाँ पर 10% हिस्सेदारी प्रमोटर्स खरीदना चाहते थे, उसे बढ़ाकर 17.5% किया गया है। तो साइज़ में बड़ा बदलाव है। ये प्रमोटर्स का कमिटमेंट कह दें या प्रमोटर्स की ज़रूरत कह दें या प्रमोटर्स का इरादा कह दें कि वो इस कंपनी में अपनी स्टेक तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, प्राइस 160 रुपये से 235 रुपये। अब आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि अरे 227-28 तो ऑलरेडी है, 235 रुपये में कौन सी बड़ी प्रीमियम है, लेकिन आप वहाँ से देखिए 87 रुपये 40 पैसे का ओरिजिनल डीलिस्टिंग ऑफर, उसके बाद 140-150 रुपये के आसपास की डीलिस्टिंग की उम्मीद जो हो न पाया, उसके बाद 160 रुपये का ओपन ऑफर, और उसके बाद उसे रिवाइज करके 235 रुपये। तो 87 रुपये से 235 रुपये की ये यात्रा वेदांता की जो पिछले कुछ महीनों की रही है, ये बेहद इंटरेस्टिंग है। और इस ओपन ऑफर को देखते हुए और जो प्रमोटर्स की क्या कहना चाहिए, जो एक जिसे मैं कहूँ कि उत्सुकता या जल्दबाजी तो नहीं शब्द होगा, लेकिन जो प्रमोटर्स का इरादा है कि नहीं किसी न किसी तरह से हमें स्टेक बढ़ानी है, ये इंटरेस्टिंग है दीप। किसी न किसी तरह से प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब क्लियर कट है, कच्चे तेल $70 के आसपास, जिंक, बाकी सारी मेटल्स, सिल्वर, ये सारी चीज़ें जो वेदांता के पास हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में, सब जबरदस्त कमोडिटी साइकिल में काम कर रही है। और कमोडिटी साइकिल की जब शुरुआत होती तो वो 2-4-6 महीने, साल 2 साल का नहीं होता, ये लंबा चलने वाला होता है। इसका मतलब क्लियर कट है, वेदांता में जबरदस्त वैल्यू है। जो उनके प्रमोटर्स 87 रुपये से भी भांप रहे थे,
160 में भी उन्होंने पहचाना और 235 में भी पहचाना है। और ऐसे में प्रमोटर्स के बाद अगर आपको किसी एक पर भरोसा करना है तो दूसरे सबसे बड़े भाई पर, और वो है LIC, जिन्होंने उस वक्त 320 रुपये का दाम लगाया था जब लोग 140 रुपये में, 130 रुपये में ओपन ऑफर में, डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर देने को तैयार थे। तो मेरा ये मानना है अब भी आपको वेदांता का शेयर नहीं बेचना चाहिए। हो सकता है आज 235 रुपये की प्राइस है, एक बार ऊपर खुले, थोड़ी बहुत जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वगैरह ने लिए हों 5-10 रुपये ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, वो अपनी जगह। जब डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ तब काफ़ी लोगों ने कहा, आप कह रहे थे डीलिस्टिंग ऑफर में मत दीजिए, आज देखिए नीचे आ गया, 95 रुपये आ गया। 95-100 रुपये में हमने ही आपको बहुत ज़ोर से कहा भी कि अब ले लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। 160 रुपये के ऑफर के वक्त भी कहा कि देने की ज़रूरत नहीं है, और वही राय अभी भी है कि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 235 रुपये के बायबैक ऑफर में बिल्कुल शेयर नहीं देना चाहिए। कम से कम LIC के साथ तो खड़े रहिए। LIC आपके साथ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है, तो 320 रुपये तक तो कम से कम LIC का साथ दीजिए, बात की बाद में देखी जाएगी। तो मेरा बहुत क्लियर कट मैंडेट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपनी ट्रेड अपने हिसाब से ले सकते हैं कि 240, 45, 50 आ जाए, आपको प्रॉफिट बुक करना हो कर लीजिए, एक अलग बात है। और या फिर आप अपना स्टॉप लॉस रखें ट्रेडिंग पोजीशन पर। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हमारे बोलने पर लेकर बैठे हैं, आज उन्हें समझ में आ गया कि अगर वो डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर दे देते और वो डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होता तो आज उन्हें किस तरह का नुकसान होता है। कुछ महीनों में उनके 100 रुपये तो साफ साफ ही निकल जाते हैं, और अभी जो अपसाइड बनेगी वो तो अलग। अभी तो आप देखिए हिंदुस्तान जिंक में और इतना सारा कैश है, उसका डिविडेंड आना बाकी है। वेदांता के पिछले साल के सारे डिविडेंड आए नहीं है, तो यहाँ से भी आपको और आगे डिविडेंड मिलेगा। कमोडिटी साइकिल स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स का कमिटमेंट ज़बरदस्त है, लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि ये एक डेफिनेट होल्ड है अगर आपके पास है। 5-15 रुपये का दिमाग मत लगाइए, 10-15 रुपये मार्केट के साथ या न्यूज़ के साथ ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक, वो होने दें, आप आराम से इसमें इन्वेस्टेड रहें। बहुत क्लियर कट रहा है दीप। बिल्कुल, तो इन्वेस्टेड रहें, क्लियर कट रहा है, वेदांता पर भरोसा बरकरार रखें। BPCL पर क्या करें सर? BPCL में 5 रुपये का डिविडेंड आया, और कल मैं काफ़ी मैसेज पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था, और लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, BPCL ने तो हमें लूट लिया, या अनिल जी ने हमें लूट लिया कि 45 से 50 रुपये का आप डिविडेंड की बात कर रहे थे, 40 से 50 रुपये के डिविडेंड की बात कर रहे थे। बात सही है, 40 से 50 रुपये की डिविडेंड की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि 70 से 80 रुपये का डिविडेंड का कैलकुलेशन बनता है, टैक्स वगैरह कुछ काट पीट के भी अगर आप देखें तो 40 से 50 रुपये का बनता है। लेकिन एक चीज़ समझिए दीप, देखिए कई बार ऐसा होता है, सचिन तेंदुलकर भी 0 पर आउट होता है, कई बार अमिताभ बच्चन की फिल्में भी बड़ी फ्लॉप हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ये दो तो इतने बड़े बड़े लीजेंड हैं, हम तो बहुत छोटे से आम इंसान हैं। अगर हमने 50 रुपये सोचा और 5 रुपये आ गया तो हो सकता है हमारी भी गलती हो सकती है। लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जिस दिन सचिन 0 पर आउट हो गए, वो वाली इनिंग उन्हें फिर से खेलने को नहीं मिलती, राइट। वो इनिंग गई, अगर सेंचुरी लगेगी तो अब अगली इनिंग में लगेगी। अमिताभ की फिल्म फ्लॉप होगी तो वो तो हो गई, अब सेंचुरी लगेगी तो अब सुपरहिट बनेगी तो अगली मूवी बनेगी। BPCL में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि BPCL की बैलेंस शीट में से 50 रुपये गायब हो गए हों। तो जो लोग बड़े दुखी हैं कि 50 की जगह 5 आया, वो दुखी रहें। ऐसा नहीं हुआ कि BPCL के अकाउंट में से या बैलेंस शीट में से 50 रुपये निकल गए और अब वो किसी को नहीं मिलेंगे। उसकी बुक्स में है, उनकी शेयर की प्राइस में है, आज नहीं तो कल आएगा। जिन लोगों को भरोसा है, जिन लोगों को कंफर्ट है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों को ट्रस्ट है, वो BPCL में भी अच्छे से कमा कर निकलेंगे। किसी भी प्राइस पर आपने लिया हो, 460-65 हुआ है मेरे ख्याल से पिछले 3-4 दिनों में। अगर आपने हाईएस्ट प्राइस पर भी लिया है, हाँ हो सकता है और होगा भी, आज एक बार नीचे खुलेगा क्योंकि डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन में काफ़ी लोगों ने खरीदारी की होगी। अब आज ही आपके पेशेंस का टेस्ट होगा, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच का फ़र्क होगा। और मैं आपको बिल्कुल फिर से ताल ठोक कर कहता हूँ, अगर 410 से 430 की रेंज में BPCL आता है, वहाँ आप आंख बंद करके खरीदारी कीजिए। मार्केट की रिस्क हमेशा रहती है। अगर बाजार ही वापस निफ्टी 500, 1000, 2000 पॉइंट नीचे आ जाए, वो तो मेरे हाथ में नहीं और मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठेंगे तो इस शेयर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डिविडेंड नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड खत्म हो गया है, डिविडेंड डिले हुआ है। कोई टेक्निकल रीजंस होंगे, हम कोशिश भी कर रहे हैं BPCL के मैनेजमेंट से बात करने की, बात करेंगे, पता चलेगा कि क्या वजह है कि उन्होंने डिविडेंड छोटा दिया और वापस कब तक आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली न्यूमालीगढ़ में जो हिस्सा बेचा है वो आपके सामने, ट्रेजरी स्टॉक जो बेचा है वो आपके सामने, जो कैश है वो आपके सामने। तो अल्टीमेटली वो कैश आप ही को मिलना है, BPCL के शेयर होल्डर्स को ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना है। आज नहीं मिलना है तो कल मिलना है। इसलिए कृपया करके ये ना सोचें कि BPCL में आप लूट गए हैं या बर्बाद हो गए हैं या अब क्या होगा, हमारा तो पैसा चला गया। पैसा अब भी शेयर का शेयर में ही है।
आपकी जेब में आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हो सकता है डिविडेंड आपको मार्च के बाद अप्रैल मई में आता हुआ दिखे और 100% आता दिखे, और हो सकता है। एक और बात मैं बहुत स्ट्रांगली आपको कहना चाहता हूं दीप, और वो ये हो सकता है जो 45-50 रुपए की कैलकुलेशन आप और हम लगाकर बैठे हैं डिविडेंड की, उससे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, उससे ज्यादा डिविडेंड आता हुआ दिखे। तो जिन लोगों ने वेदांता में भरोसा किया है, 130 रुपए में हमारे बोलने पर नहीं दिया, 90 में और खरीदा है, 95 में, 100 में और खरीदा है, आज वो पैसा बनाकर बैठे हैं। बीपीसीएल में भी मैं आपको कहता हूं वही लोग जो भरोसा करके बैठेंगे पैसा बनाएंगे। और अगर आज आने वाले 2-4 दिनों में कभी भी अच्छी गिरावट मिले, 410 से 430 रुपए की रेंज में आप एक्यूमुलेट कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं, आप अपने स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। इन्वेस्टर्स हैं, भूल जाइए कि डिविडेंड था, नहीं आया, कोई बात नहीं, आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहना चाहिए। बीपीसीएल आपको पैसा बनाकर देगा, लिख कर रख लीजिए। बिल्कुल सर, तो पैसा बना कर रखेगा। अब क्या वजह है डिविडेंड नहीं आया वो तो नहीं मालूम, बट डेफिनेटली अनुमान मुताबिक डिविडेंड नहीं आया, बट आगे जाकर कई बार क्या होता है, मैं देखिए दीप, कई बार होता है जो आपने पॉइंट रेज किया कि क्या पता नहीं किस वजह से डिविडेंड नहीं आया। कई बार कई टेक्निकल रीजंस होते हैं, कई अप्रूवल्स लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कभी कभी कहीं न कहीं वक्त लगा देती है। मार्च का महीना है और अगर आप डिविडेंड अभी डिक्लेयर करेंगे तो ही मार्च में दे पाएंगे, नहीं तो आपका अप्रैल में जाएगा। तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन ऐसी रही होगी कि टाइमली ये पैसा आ जाएगा, इस पैसे के दम पर हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो नहीं भी हो पाता है। ये पॉसिबल है क्योंकि कई बार आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, वो सारी चीज़ें होती है, कुछ अप्रूवल्स बोर्ड की या रेगुलेटर्स की लेनी होती है, उसमें कहीं कहीं डिले हो सकता है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 5 भी ना देते डिविडेंड, अगर समझिए ये तो 5 रुपये देने की वजह से लोग इतने दुखी कि 50 का 5 कैसे हो गया। सपोज इंटरिम डिविडेंड देते ही नहीं, कह देते कि भाई नहीं डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि कुछ रीज़न से अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होता है, तब भी बात तो वही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या लग रहा है कि 50 नहीं आया, 5 आया, 45 तो हमारे चले गए, डूब गए। 45 रुपये आपके डूबे नहीं हैं, 45 रुपये बीपीसीएल की बुक्स में ही हैं, वो उन्हीं के हैं जो बीपीसीएल के शेयर होल्डर हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिलेंगे, इसलिए निश्चिंत रहें, आपकी दुनिया लूटी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो बना रहेगा। बाकी तो ठीक है, जिन लोगों को खाली सिर्फ ट्रोल करने में मज़ा आता है तो वो करेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर कट है, इसी वक्त पता चलता है कि इन्वेस्टर कौन है, ट्रेडर कौन है। और गेम ही स्टॉक मार्केट का यही है दीप, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स हैं उनका पैसा पेशेंट इन्वेस्टर्स की तरफ वेल्थ में शिफ्ट होता है। तो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स है वो बेच कर निकलेंगे और जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं वो इस गिरावट में खरीदारी का और पैसा बनाने का मौका देखेंगे। बहुत क्लियर कट रहा है, इससे ज़्यादा साफ मैं आपको बीपीसीएल में नहीं बता सकता। जी दीप। बिल्कुल सर, तो जिन्होंने निवेश नहीं करा है, आज शायद अगर स्टॉक वीकनेस देता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। भरोसा बना कर रखें बीपीसीएल पर, और वेदांता पर तो अनिल जी का भरोसा बरकरार है। चलिए सर, आज का एक्शन समझते हैं। थोड़ी देर में जो आज की 2 आईपीओस खुल रही हैं उसके बारे में भी आपकी राय जानेंगे, पर सेटअप क्या कह रहा है आज का? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव मानकर चल रहा हूं मैं, भले आपके लिए 125 पॉइंट डाउन नीचे रहा हो, लेकिन पॉजिटिव इसलिए कि उम्मीद के मुताबिक है। और उसके अलावा थोड़े से संकेत आपको एसजीएक्स निफ्टी से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस के संकेत बड़े दिनों बाद पॉजिटिव साइड पर आए हैं। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव ही हैं दीप, और वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं ही, कल भी हमने पॉजिटिव लिखा था। सेंटिमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है। ट्रेंड मेरे लिए अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि हमने 14,900 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी कल भी निफ्टी पे। तो ये सारे संकेत हैं। आइए दिन के सपोर्ट जोन, 14,875 14,925 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने पर 14,700 14,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर आपके लिए सामने आएगा। ऊपर 15,025 15,050 हल्की रुकावट की रेंज है जहां पर निफ्टी रुकता हुआ दिखेगा। इसके पार निकलने पर 15,100 15,175 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट करने की जगह भी आपके लिए वहीं बनती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,650 34,800 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। और इसके नीचे लेकिन गए तो 34,250 34,450 बढ़िया सपोर्ट लेवल है जहां पर शायद शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी आती हुई दिखे। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 35,250 35,500 ये 250 पॉइंट की रेंज दीप ऐसी है जहां पर ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी हो सकती है, और उसके पार 35 माफ़ कीजिएगा 35,575 35,850 स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन मानकर चलिए। जी दीप।
बिल्कुल सर, तो ये तो रहे इम्पॉर्टेंट लेवल्स बड़ी रेंज के हिसाब से जहां पर आपको रखनी है नज़र। सर दिन के एक्शन की बात करें तो दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? 14,875, 15,025 दिन की छोटी रेंज है निफ्टी पर। 14,800, 15,100 ये दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से हम काम चला लें, और बड़ी रेंज के तौर पर 14,750 से 15,175 की मान कर चलें। ये है निफ्टी के लिए 3 रेंज आपके लिए। बैंक निफ्टी 34,750, 35,175 ये दिन की छोटी रेंज होगी आज के लिए। 34,425, 35,425 ये दिन की मीडियम रेंज मानकर चलें, और रेंज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखना आसान है। 1,000 पॉइंट की 34,425, 35,425, और बड़ी रेंज 34,250 से 35,575 की निकल कर आती है बैंक निफ्टी पर। ये रेंज है जिसको आप नज़र में रखिए, आपके लिए ये आज के लिए कारगर होगी। जी दीप। बिल्कुल सर, और कल के सुस्त बाजार में एफआईएस की क्या पोजीशनिंग रही है? पीसीआर कैसा रहा है सर? पुट कॉल रेशियो 0.92 पर है, ओवरसोल्ड है। 100% एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, चाहे वो सुबह सुबह बन जाए या सुबह नहीं तो दोपहर में कभी भी बने, दिन में कभी भी बने, लेकिन एक के नीचे का पुट कॉल रेशियो आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा ही दिखाएगा, और 2 दिन से दिखा रहा है ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो। अब ये अलग बात है कि उस शॉर्ट कवरिंग में ऊपर में फिर से प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आती है, वो भी होगा, लेकिन आज आपके पास 2 बड़े पॉजिटिव ट्रिगर हैं। पहला एफआईएस की लौटती हुई खरीदारी, भले एक दिन के लिए लेकिन थोड़ा सेंटिमेंट ठीक करने के लिए, और दूसरा पुट कॉल रेशियो जो आपको ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो इन दोनों के दम पर आप मजबूत आगे बढ़ सकते हैं आज। ऊपरी स्तरों पर चूंकि सेंटीमेंट कमजोर है, ट्रेडर्स फंसे हुए हैं और ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आएगी। बाकी विक्स 5% नीचे आया, ठीक है, कोई खास बदलाव नहीं है, और इंडेक्स में एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 57% की वहीं पर वहीं है, कोई खास बदलाव वहां भी नहीं हुआ है। आइए अब अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको 14,750 का इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो थोड़ा सा दूर होगा, और क्लोजिंग बेसिस पर 14,900। अब 14,900 के नीचे बंद हो तो फिर आप थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, वहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन कम करें। कल भी आपने 14,900 को होल्ड किया क्लोजिंग बेसिस पर, ये एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है दीप, इंट्राडे और क्लोजिंग 34,750, ज़्यादा दूर का नहीं है, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस जानबूझकर रखा है, इसे फॉलो कीजिए आप। अगर आप शॉर्ट हैं तो स्टॉप लॉस आपका एक ही है, 15,100 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जिनको छोटा रखना है वो 15,025 का रख लें, लेकिन सही स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन के लिए 15,100 का है। इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी 200 पॉइंट दूर है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन लेवल्स यही निकल कर आ रहे हैं। 35,200 बैंक निफ्टी पर छोटा स्टॉप लॉस दिया है। जिनको ज़्यादा बड़ा सही स्टॉप लॉस चाहिए उनके लिए 35,600 निकल कर आता है, लेकिन वो 400 पॉइंट और ऊपर हो जाएगा, और 400 पॉइंट ये ऊपर है, यानी 800 पॉइंट दूर के स्टॉप लॉस का मतलब नहीं है, इसलिए 35,200 का स्टॉप लॉस रखिए आप इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी बैंक निफ्टी पे। जी दीप। बिल्कुल सर, ये तो रही एग्जिस्टिंग पोजीशन का सवाल। नई पोजीशंस कैसे बनाएं सर? नई पोजीशन बनाने के लिए निफ्टी खरीदें 14,875 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,975, 15,025, 15,050, 15,100, 15,175 ये हैं वो सारे टारगेट्स जिसके लिए करें खरीदारी आपके लिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 15,100, 15,175 की रेंज में शॉर्ट करें। 15,250 ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। 15,050, 15,025, 14,950, 14,925 ये हैं वो लेवल्स जिसके लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी वो खरीदें 34,750 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में छोटे छोटे लेवल्स बहुत सारे आ रहे हैं दीप, जिसे आप ध्यान से नोट कर लें, और उसके बाद आप इसको ट्रेल करते चलें जैसे जैसे एक एक लेवल पहुँचता जाए। 35,000, 35,100, 35,175, 35,275, 35,425, 35,500, और फाइनल टारगेट 35,575 का। अगर ग्लोबल मूड माहौल अच्छा हो जाए, चुस्त दुरुस्त हो जाए, तो वहां तक जा सकते हैं। और जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं, अब दिक्कत ये दीप कि शॉर्ट किस जगह किया जाए। शॉर्ट तो करना है, अब हम बंद हुए 34,800 पर। जो मेरे लिए सबसे बढ़िया रेंज है शॉर्ट करने की वो 35,400 से 35,600 है। आई डोंट नो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ये कहना मुश्किल है, संभावना भी कम है कि वहाँ पहुँचेगा। एक बार की आप आइडियल सिचुएशन लेकर चले कि वहाँ पहुँचेगा तो हमें क्या करना है। तो 35,400, 35,600 की रेंज में शॉर्ट करना है। 35,650 का स्टॉप लॉस होगा। 35,300, 35,200, 35,125, 35,000 और 34,900 ये वो सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आप बैंक निफ्टी में ऊपर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। जी दीप। क्लियर बात है सर, तो इंटरेस्टिंग डे होगा, देखते हैं इस रेंज पर बाजार क्या करता है। वायदा कारोबार अपडेट सर, कोई बदलाव नहीं है, BHEL और सन टीवी बैन में बने हुए हैं। अच्छा, फंड्स का डेटा तो समझ गए सर, वायदा कारोबार के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के लिए? वायदा कारोबार के लिहाज से दीप सिंपल है, 15,000,
एक ही लेवल है, मेक और ब्रेक। और आज अगर आप 15,000 के ऊपर निकल कर टिकते हैं तो 32 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं जो थोड़े संकट पे होंगे। बट ठीक है, 15,000 के आसपास ये आपके लिए तो बेसिकली आपको है ना 14,925 15,025 ये 50 पॉइंट की रेंज कली की तरह देखना है। 15,025 के ऊपर निकल कर टिके तो और मजबूत हो जाएंगे, 14,925 के नीचे रहे तो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। ये आपके लिए लेवल है। बाकी ऊपर में फिर हल्की रुकावट 15,100 पर है। डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ी कॉल राइटिंग होकर रखी है। देखते हैं आज कितनी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, या हो सकता है शॉर्ट सेलर्स एक दिन और इंतजार करना चाहेंगे। और वो क्यों, मैं बता दूं। दो कारण हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सेलर्स अगर चाहें तो एक दिन और इंतजार कर सकते हैं और जल्दबाजी में शॉर्ट ना काटें। एक, अमेरिका में अहम बैठक, उसके बाद हो सकता है अमेरिकी बाजार जोर से ऊपर या नीचे दोनों तरफ दिखा सकते हैं, वो एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि आप हर एक दिन की खरीदारी आप एफआईज की देख रहे हैं जिसके दम पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इतने दिनों तक बेचने के बाद एक दिन खरीदा है, ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया तो एक दिन और आप चांस लेना चाहते हैं। तो शॉर्ट सेलर्स एक दिन और चांस ले तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दो ट्रिगर ऐसे हैं जो उनके फेवर में जा भी सकते हैं, नहीं भी जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। फेड की बैठक शॉर्ट सेलर्स के फेवर में आएगी या नहीं आएगी, उसकी रिजल्ट्स पता नहीं। और साथ ही एफआईज आज फिर से खरीदेंगे पता नहीं। लेकिन इस बीच में अगर आप चांस लेना चाहें तो एक दिन और चांस ले सकते हैं, लेकिन अपने डिसिप्लिन के साथ लें। तो बेहतर यही है कि अगर आप शॉर्ट हैं 15,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 35,200 का इंट्राडे रखिए, और ज़्यादा डीप रखना है तो 35,600 का रखिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये तो निफ्टी की बात होगी। नीचे 15,175, 15,000 ऊपर 15,175, 15,200 एकदम रुकावट का लेवल है। 15,000 मेक और ब्रेक लेवल है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, 35,000 इसके आसपास खुलने चाहिए और इसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि 35,000 के कॉल्स पर 10 लाख शेयर हैं बैंक निफ्टी में, उसमें से 5 लाख कल ही जुड़े हैं, तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग वहाँ से आ सकती है। और अगला टारगेट फिर 35,500 का बन सकता है। नीचे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई नहीं है, तो तेजी की पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी नहीं है। 34,500 के आसपास हल्का सपोर्ट है, तो 34,500 35,500 1000 पॉइंट की रेंज, 35,000 बीच में मेक और ब्रेक लेवल। तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप तेजी तभी आज निफ्टी में तेजी आपको 15,025 के ऊपर से गिनना है और मंदी 14,975 के नीचे से गिननी है। बैंक निफ्टी में 35,000 के ऊपर से 200 पॉइंट बढ़ जाएं तब भी आप ये मान के चलिए आप कमजोरी हैं। 35,000 के ऊपर से तेजी गिननी है और 35,000 या इसके नीचे है तो अब भी आप मंदी में ही है, ये ध्यान में रखिए। इस लिहाज से आपको बाजार को देखना है। जी दीप। क्लियर संकेत हैं सर। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आज। आइए अब जानते हैं अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे क्या है। बताएं सर। दीप, एक नया सेक्टर तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। लगातार हम आपको सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां, मिड कैप सीमेंट, मिड कैप आईटी कंपनियां, इन सब की बात कर रहे थे, पेपर, फर्टिलाइजर, इतने सारे सेक्टर्स एक के बाद एक आइडेंटिफाई किया। अब एक ऐसा सेक्टर है जो आपको यहाँ से 40 से 50%, 25 से 50% मिनिमम रिटर्न देने को तैयार होता दिख रहा है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करिए और हमारी टीम टेक्सटाइल सेक्टर पर कुछ और इंटरेस्टिंग और बड़ी रिसर्च करने की भी तैयारी में है। शुरुआती संकेत जो आ रहे हैं वो ये कि टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है, हमारे यहाँ लोकली भी और ग्लोबली भी। तो आज जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट। इंडिया की ये बेहतरीन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है जो एक्सपोर्ट का काफ़ी कुछ कारोबार करती है, गारमेंट इंडस्ट्री में लीडर है और कंप्लीट इंटीग्रेशन के साथ ये कंपनी कारोबार करती है। दो तीन कारण हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक पसंद है। पहला, एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त डिमांड आती हुई दिख रही है और लोकल डिमांड तो है ही, तो दोनों तरफ से डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। पहली चीज़ ये, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले ये कंपनी जो ओरिजिनली जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने ब्लैकस्टोन को बेच दी थी और ब्लैकस्टोन इसका प्रोमोटर हो गया। उसके बाद ब्लैकस्टोन में जो एक बड़े अधिकारी थे जो इस कंपनी को चलाते थे, उन्होंने इस कंपनी को खरीद ली, यानी मैनेजमेंट बाय आउट हो गया और अब वो चलाते हैं। और उनकी ज़बरदस्त विजन है कंपनी को लेकर और उनके कमान लेने के बाद कंपनी में तगड़ा टर्न अराउंड हुआ है। मुझे याद है हमने शायद बहुत पहले 40-50 रुपये के आसपास, 40-42 रुपये में हमने इसे मालामाल वीकली में भी रिकमेंड किया था। बेहतरीन कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है और जिस तरह की परफॉर्मेंस हम इस साल कंपनी की उम्मीद कर रहे हैं उस लिहाज से ये स्टॉक आराम से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप 6 महीने साल भर होल्ड करें तो 125 रुपये तक जाने की ताकत रखता है। फिलहाल आपके लिए छोटे टारगेट 92 रुपये के, 100 रुपये के और पोजिशनल टारगेट 110 रुपये तक के लेकर आप चलें। 74 रुपीज़ 74 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल कंपनियों में बड़े एक्शन की तैयारी में पहली चीज़ ग्लोबल डिमांड,
दूसरी चीज़, लोकली सरकार 7 टेक्सटाइल पार्क्स अप्रूव करने की बात ऑलरेडी कर चुकी है आपके बजट में। पीएलआई स्कीम का फ़ायदा, ये सारी चीज़ें जो है अब टेक्सटाइल सेक्टर को यहाँ से पुश देने वाली। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर में यार्न से लेकर गारमेंट तक सब जगह ज़बरदस्त तेज़ी है और ज़बरदस्त प्राइस एक्शन आता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात यह भी है कि पिछले कई सालों में कोई कैपेसिटी एडिशन हुआ नहीं है, तो ऐसे में डिमांड है और कैपेसिटी ज़्यादा बढ़कर नहीं आई, तो इन कंपनियों के लिए जो रिजल्ट्स आएंगे अगले 6 महीने में वो कमाल के होंगे। तो मुझे लगता है अगले 6 से 12 महीने टेक्सटाइल कंपनियों में जो अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं उन्हें चुन चुन कर आप रख लीजिए। 25 से 50% के रिटर्न्स के लिए आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरी राय है। जी दीप। बिल्कुल, तो एक नई थीम अनिल जी ने आपके लिए आइडेंटिफाई करी है, टेक्सटाइल क्षेत्र पर रखिए नजर, और उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स आज का स्टॉक ऑफ द डे है। चलिए सर, अब उस चीज का जिसका सबको इंतजार रहा, आईपीओ एक्शन, और वो भी पहले शुरुआत करते हैं नजारा से। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी क्या राय है सर? देखिए, अपनी तरह का अकेला बिजनेस है और इस लिहाज से इसकी फैंसी तो रहेगी। और मेरी राय साफ है कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आपको यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये क्यों लगाना चाहिए, सबसे पहली बात तो कि गेमिंग बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और यूथ में, युवाओं में बड़ा पॉपुलर है। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट बेहद एक्सपीरियंस है, पिछले 20 सालों से वो इस काम को कर रहे हैं और उनकी गहरी पकड़ है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस कंपनी में दिखी है वो ये कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। जो बढ़िया कंपनी इन्हें नज़र आती है उसे लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, मर्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग दीप ये है कि जब ये दूसरी कंपनियां एक्वायर करते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली पैसा दिया, कंपनी ले लिया, कंपनी हमारी हो गई। उनके मैनेजमेंट को भी अपने साथ में ले लेते हैं, उनको कंपनी भी चलाने देते हैं, उनको बोर्ड पर ले लेते हैं। तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होता है, साथ मिलकर वेल्थ बनाने वाला जो मामला है, ताकि उनकी जो एक्सपर्टाइज है उसका फ़ायदा भी मिले और कंपनी की भी साइज़ ग्रो हो। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखे कि जितने एक्विजिशन किए हैं इन्होंने, उतने सारे लोगों को अपने साथ में रखा है। जिन लोगों ने वो स्टार्टअप कंपनियां बनाई थी या इनिशियल स्टेज पे बनाई थी उनको भी नजराने लिया है। एक और अच्छी बात है कि आमतौर पर इस तरह की कंपनी में कैश बर्न बहुत होता है, यानी कि नुकसान बहुत करते हैं, खासतौर से पैसे का। लेकिन कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कोई कर्ज नहीं है पिछले 2 साल से कंपनी पर। इनफैक्ट प्रति शेयर 60 रुपया, 1100 रुपये का इशू प्राइस से 1101 का 60 रुपये कैश कंपनी की बुक्स पे पड़ा है, ये एक अच्छी बात है। आईपीओ के पहले कई बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा चुके हैं। राकेश झुंझुनवाला साहब की ऑलरेडी 11.25% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव एक ही चीज़ है दीप जो सबसे बड़ी है, वो ये कि कंपटीशन ज़बरदस्त है। कभी भी कोई नया किसी ने आइडिया लाया और डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। आप देखिए ड्रीम 11 और ये सारी जितनी साइट्स अब वापस आ रही हैं, पोर्टल्स आ रहे हैं, गेमिंग पोर्टल्स वगैरह, वो आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी तरह से कहाँ से कंपटीशन आएगा वो पता नहीं। तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है और इसीलिए आपने देखा हो कि मैंने लिखा है अप्लाई फॉर बिग लिस्टिंग गेन। मैंने लॉन्ग टर्म का लिखा ही नहीं, क्योंकि ये तो पता है कि लिस्टिंग गेन बहुत तगड़ा मिलेगा। लिस्टिंग गेन मिलने के बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कहाँ किस तरह से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में डिस्ट्रप्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा है। अगर कोई और कंपनी, हो सकता है ये कंपनी भी और बड़ी हो जाए डिस्ट्रप्शन के नाम पर, दूसरी जो नई आने वाली कंपनियां उनका बिजनेस सेंस कर ले और उन्हें ही खरीद ले, जो अब तक का इसका मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी पॉसिबल है, उसकी संभावना भी पूरी है। लेकिन फिर भी आप कंपटीशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये एक बड़ी रिस्क है। दूसरी है प्रॉफिटेबिलिटी। एकदम है ना, वो स्लो स्टडी ग्रोथ नहीं है कि धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। स्पेशली प्रॉफिट में बड़ा उतार चढ़ाव, कभी अचानक से प्रॉफिट आया, कभी नहीं आया, कभी कम आया। और पिछले साल और इस साल दोनों साल तो कंपनी ने लॉस किया है, कंपनी नुकसान में है, तो लॉस दर्ज किया। तो उससे आप समझ सकते हैं। अब ठीक है, लोग फ्यूचर पर भरोसा करते हैं, नए तरीके का बिजनेस है, तो आप साल 1.5 साल के जो आंकड़े हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे। उसकी अपनी वजह है, डिटेल्स हम जब मैनेजमेंट से बात करेंगे तब पूछेंगे भी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हाँ, अपनी तरह का एक यूनिक आईपीओ है। लिस्टेड प्लेयर डायरेक्टली कोई है नहीं, थोड़ा बहुत डेल्टा से आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस आईपीओ में इंटरेस्ट बना रहेगा, दमदार लिस्टिंग भी होगी और इसके लिए आप अप्लाई करें। जितना ज़रूरी है आपके लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना है, उतना ही ज़रूरी, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी काम वो है जो आपने एमटीआर के वक्त किया है। अप्लाई करने के बाद रोज़ भगवान का नाम ज़रूर लें, अलॉटमेंट मिल जाए, अलॉटमेंट मिल जाए तो आपकी लॉटरी है। बिल्कुल सर, तो अलॉटमेंट का इंतजार करें, बट डेफिनेटली अप्लाई करें और बड़े लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पर आपकी क्या राय है सर?
ये मी टू टाइप वाला आईपीओ है दीप। ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत सारे हैं, उज्जीवन, इक्विटास, एयू स्मॉल, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि सूर्योदय में कुछ नया है। प्रमोटर्स अच्छे, एक्सपीरियंस है, कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की, अच्छा भी लगा, बढ़िया लोग हैं। जिस सेगमेंट में है ये फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, क्योंकि आप देखिए कि अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे लोन 50,000 40,000 के टर्म लोन, यहाँ पर डिमांड बहुत है रहने वाली, ठीक है ना। तो बिजनेस तो रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये पॉजिटिव साइड पर यही है कि फास्ट ग्रोइंग लो इनकम सेगमेंट को ये कैटर करते हैं, वहाँ पर लोन देते हैं और वहाँ पर डिमांड बहुत रहने वाली है। ये 1-2 साल की नहीं, आगे लंबी वाली है, तो 8-10 साल तक की ग्रोथ को लेकर तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव क्या है, वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है नहीं जैसा मुझे चाहिए, करेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब लिस्टिंग के लिए ला रहे तो मैं कोई इक्विटास को इस उज्जीवन क्यों ना ले लूँ आपके बजाय, तो थोड़ा वैल्यूएशन नीचे होना चाहिए। 8 पार है, हल्का सा नीचे है, और दूसरा ये कि बहुत सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा खराब आईपीओ नहीं है बिल्कुल भी कि जहाँ पर आपके लिए लिस्टिंग पर बहुत नुकसान हो जाएगा, या अगर कोई नीचे खुल गया तो वापस कभी ऊपर नहीं आएगा, वैसा नहीं है। लेकिन लिस्टिंग पर 25-30% बन जाएगा, वैसा भी नहीं है। तो आप अगर 5-10% या फ्लैट लिस्टिंग के साथ भी आपको संतोष है तो लगा लीजिए पैसा, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो ठीक है, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। अगर ये आईपीओ छोड़ देंगे तो भी ऐसा नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा कुछ चीज़ छोड़ दिया, लगा लिया तो भी ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा आईपीओ में लिस्टिंग के दिन 25% 50% नीचे हो गया और आपको नुकसान हो जाएगा। तो एवरेज आईपीओ है, फेयरली प्राइस्ड है, कोई बड़े फायरवर्क्स न ऊपर न नीचे की तरफ होने वाले हैं, तो मतलब वो मज़ा नहीं है वाला आईपीओ है। ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है कि आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो कि कूद कर ले लें कि डबल ही हो जाएगा या 50% बढ़ जाएगा। तो एकदम एवरेज आईपीओ है, प्राइसिंग के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके सर, तो ये है आपके लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस पर भी नज़र, बट नज़ारा डेफिनेटली नज़र रखिए इस पर भी। आइए और कौन से स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी एक्शन जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल, वरुण और साथ ही आशीष तैयार हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज के ट्रिगर्स में टाटा कम्युनिकेशंस पर नजर रखिए, क्योंकि आज रिटेल निवेशकों के लिए जो है ओएफएस खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही सोमानी सिरेमिक्स अंतरिम डिविडेंड पर इसकी बोर्ड बैठक है, और यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी जो है आज आने वाली है। साथ ही पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात और वैक्सीन पर बैठक करेंगे, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। और 2 स्टॉक्स में प्राइस बैंड रिविजन होता हुआ दिखा है, जिसमें एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज 10% से 5% और ब्लिस जीवीएस फार्मा 20% से 10% हुए हैं। कुछ आईपीओ अपडेट्स भी हैं, जहां पर अनुपम रसायन, इनका आईपीओ जो है बंद होता हुआ दिखा है, और तीसरे दिन आईपीओ ऑलमोस्ट 44 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशक करीब 11 गुना सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं। कुल इश्यू साइज 760 करोड़ रुपए का है इनका। साथ ही लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, यहां पर भी आईपीओ अपडेट है। दूसरे दिन आईपीओ 6 गुना बढ़ा है। रिटेल निवेशकों का करीब 10.5 गुना जो है उनका इंटरेस्ट आता हुआ नजर आया है। कुल इश्यू साइज 600 करोड़ रुपए का है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहां पर भी आईपीओ अपडेट है। दूसरे दिन करीब 1.25 गुना ये बढ़ता हुआ नजर आया है। रिटेल निवेशकों ने 2 गुना सब्सक्राइब किया है। प्राइस बैंड 1488 से 1490 रुपए प्रति शेयर के बीच है, और कुल इशू साइज जो है 824 करोड़ रुपए का है। और अंत में कल्याण ज्वेलर्स, यहां पर भी इनका आईपीओ अपडेट है। पहले दिन आईपीओ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, केवल 60% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल निवेशकों ने ऑलमोस्ट 1 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है। कुल इशू साइज 1175 करोड़ रुपए का है। अब एक एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको बताई है, यहाँ पर आईटीसी को लेकर है, और यहाँ पर बड़े डीमर्जर की एक्सपेक्टेशंस हैं। वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और 3 कंपनियों में जो है आईटीसी का विभाजन हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। होटल, एफएमसीजी और इन्फोटेक कारोबार जो है, ये 3 अलग कंपनियां बनाई जाएंगी, और अप्रैल से कंपनी जो है इस पर विचार शुरू कर सकती है। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने इन पर जो है पहले ही अब कामकाज शुरू कर दिया है। हालांकि आईटीसी की तरफ से जवाब आया है कि यहां पर डिमर्जर को लेकर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस, इसके ओएफएस पर नजर रखिए। रिटेल निवेशकों के लिए आज ये खुलेगा, और नॉन रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है उस पर अपडेट है। कुल इशू का 1.36 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर सरकार जो है एक्सरसाइज ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करती हुई दिखेगी, और इसका मतलब सरकार कंपनी में कुल 16.12% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए ही बेचेगी। 1161 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस
तय किया गया है और ओएफएस के बाद जो बची हुई 10% हिस्सेदारी है वो पैनाटॉन फिनवेस्ट को बेची जाएगी। एसबीआई कार्ड्स, यहां पर भी कुछ खबरें आ रही हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं कि कार्लाइल जो है, कार्लाइल ग्रुप, वो एसबीआई कार्ड्स में 4% हिस्सा बेचने की इनकी योजना है। करीब 3.8 करोड़ शेयर्स 982 से 1022 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ब्लॉक डील होने की संभावना है। तो यहां पर इस वजह से आपको नजर रखनी होगी। साथ ही नाल्को 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। इनफैक्ट इनकी जो एक्स डेट है वो 22 मार्च है। भारत फोर्ज और भारत डायनामिक्स, ये 2 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहां पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए केआरएस के पहली 1000 MRSAM मिसाइल किट इन्होंने लॉन्च की है और ये मिसाइल अब भारत डायनामिक्स को आगे की प्रक्रिया के लिए सौंपी जाएगी। तो दोनों ही स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। और भारत फोर्ज के लिए तो एक और खबर भी है, क्योंकि कल्याणी ग्रुप की नई कंपनी कल्याणी पावर ट्रेन प्राइवेट लिमिटेड का 100% स्टेक खरीदने का इन्होंने फैसला किया है। स्टेक खरीदने के लिए मिली जो है इनको बोर्ड से मंजूरी। तो भारत फोर्ज और भारत डायनामिक्स भी आज इन खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं एक्शन में और स्पेशली एसबीआई कार्ड्स, जहां पर एक बड़ी ब्लॉक डील आज हो सकती है। 4% हिस्सेदारी कार्लाइल बेचेगा। आइए वरुण से भी जानते हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स और प्रमोटर और बाकी बल्क डील एक्शन। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो बीएमएल, इस कंपनी को कैमरॉन और बांग्लादेश से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सप्लाई के लिए जो ऑर्डर्स है वो मिले हैं। 71 कंस्ट्रक्शन यूनिट के एक्सपोर्ट के लिए करीब $2 करोड़ के ऑर्डर मिले, यानी करीब 145 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिले हैं। डालमिया भारत कंपनी B2C मार्केट में इसने एंट्री कर दी है। 2 प्रोडक्ट जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किए इस सेगमेंट में। केशोराम इंडस्ट्रीज 460 करोड़ के दाम पर करीब 4600 ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो अलॉट किए इस कंपनी ने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को, जिसमें गोल्डमैन सैक्स और काफ़ी सारे और निवेशक है, जिसके तहत अब ये कंपनी जो है अपना डेट कम करेगी और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो 65 के भाव पे इक्विटी शेयर जो है वो बदले जाएंगे, जो ओसीडीज है वो। एचजी इंफ्रा, कल भी इसको ऑर्डर मिला था, आज भी एनएचएआई की तरफ से खबर है कि L1 बिडर घोषित किया गया है ये 656 करोड़ के नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए। तो इसके लिए अच्छी खबर। रेलटेल 22 मार्च को अंतरिम डिविडेंड और दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित करने के लिए ये कंपनी की बोर्ड जो है वो बैठक करने वाली है। काफ़ी सारी बल्क डील्स है, उसमें सबसे पहले तो धनी सर्विसेज, यहाँ पे चेयरपर्सन समीर गहलोत ने 27 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं 266 के भाव पे। इन्फीबीम में L7L हाईटेक ने करीब 35 लाख शेयर जो है उनको खरीदा है 107 के भाव पे। एशियन ग्रेनाइटो में डॉनरॉय सिरामिक्स, जो कि लंबी अवधि से इस कंपनी में निवेशक थे, उन्होंने 4.57 लाख शेयर बेचे हैं। ब्लिस जीवीएस फार्मा लगातार 2 दिन से इस काउंटर में गिरावट हो रही है और कल इसमें प्लस फिनकैप ने 5.73 लाख शेयर बेचे हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज में प्रमोटर लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। प्रमोटर एरर एंटरप्राइजेस ने 9 से 10 मार्च के बीच में 7,70,000 शेयर्स खरीदे हैं और एक्शन कंस्ट्रक्शन में प्रमोटर मोना अग्रवाल ने 12 लाख शेयर जो है वो 35 लाख शेयर जो है उनको बेचा है। 12 मार्च को ये बेचे गए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ प्रमोटर एक्शन, बल्क डील एक्शन और अन्य खबरों वाले स्टॉक्स। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं, जानते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, बीपीसीएल यहाँ पर डिविडेंड का ऐलान जो है उम्मीद से कम है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस इनके वैल्यूएशन को लेकर अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सिटी ने 505 रुपए का लक्ष्य दिया, 455 जो है कल की क्लोजिंग है। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखिए काफी बढ़िया है, यहाँ पर तो इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया न्यूट्रल से, अब ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी करीब सिटी से ज्यादा ही दिया, 585 रुपए का। ये कहने की जो नया बाया रहेगा स्ट्रैटेजिक विनिवेश के बाद, इसके बाद कंपनी का जो एबिटा है उसमें 20 से 25% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। जेफरीज की रिपोर्ट है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ और 2600 रुपए का लक्ष्य दिया है, 2100 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि भारत की कंजम्पशन स्टोरी को जो है एक बढ़िया प्रॉक्सी प्ले साबित हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। डालमिया भारत सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है,
रेटिंग अपग्रेड कर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य में भी देखिए बढ़ोतरी की है, 1650 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया है। 1523 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और मान रहे कि पूर्वी भारत में जो प्राइस हाइक किया है वो उसके चलते यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। अदानी पोर्ट्स एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 810 रुपए के लक्ष्य के लिए, 716 कल की क्लोजिंग है। और आखिरी रिपोर्ट है एसबीआई लाइफ पर, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए, 914 कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि वीएनपी मार्जिन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, अगले 90 दिनों में स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। और पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा ब्रोकरेज एक्शन। इस बीच बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, शुक्रिया आशीष। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, आदित्य बिरला कैपिटल अपने म्यूचुअल फंड कारोबार की आईपीओ लाने की तैयारी में है। बाजार में एक थोड़ी एक्सपेक्टेशन चल ही रही थी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जो इनका म्यूचुअल फंड का कारोबार है उसकी आईपीओ की तैयारी हो रही है, ये योजना कंपनी बना रही है। तो एबी कैपिटल, नजर रखिए इस काउंटर पर। अनिल जी ने बार बार आपको यहां पर भरोसा जताया है, खरीदारी की राय भी दी है, दिवाली के समय भी कहा था, उसके बाद भी अनिल जी ने कहा है कि खरीदारी करके चल सकते हैं आप एबी कैपिटल में। और अब जो इनका म्यूचुअल फंड कारोबार है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, यहां पर आईपीओ लाने की योजना है। तो नजर रखिए, बड़ी खबर आती हुई इस समय आपके लिए। आईपीओ मार्केट में गर्म एक्शन है, एक और आईपीओ तैयार हो रही है। पर चलिए कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, इनके बारे में जान लेते हैं। हमारा पूरा गेस्ट पैनल तैयार है। शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, शुभम जी और अविनाश जी हमारे साथ तैयार हैं। वागले साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं सर पिक ऑफ द डे क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिछले लगभग 2 से 3 हफ्तों से हमने कैश स्टॉक्स में जो मोमेंटम देखा है और क्लियर पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं, वो मुझे एफएनओ स्टॉक्स में मिल नहीं रहे। तो आज मैंने एक कैश का स्टॉक चूज किया है और ये हमारे पैनल में कवर हुआ है। फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, ये मैं समझ के चलता हूँ। स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज, 517 का बंद है, कल ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है ये 550 तक जाने के लिए तैयार है। मेरा 547 का टारगेट होगा और 10 रुपए का 507 का टारगेट होगा और ये टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन में भी 4 दिन। ओके, तो 550 के करीब का टारगेट केईआई इंडस्ट्रीज यहां पर करके चले खरीदारी। ये है बागले साहब की पसंद। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा दीपांशु पिक ऑफ द डे है एशियन पेंट्स। अगर एशियन पेंट्स को देखें तो 12 जनवरी को इसका टॉप बना था 2850 के अराउंड, और 12 जनवरी से लेकर इस स्टॉक ने बिल्कुल भी मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा। इनफैक्ट एक टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन में स्टॉक ने एंट्री ली थी। 2850 से 2280 तक के लेवल्स देखने को मिले और अब एक बड़े चार्ट्स पर वो करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं। तो एशियन पेंट्स है पिक ऑफ द डे। 2400 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 2600 पहला टारगेट है और एशियन पेंट्स पे खरीदारी की राय है। ओके, एशियन पेंट्स, कल हमने देखा पेंट स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन था। एशियन, बर्जर, एक्सो नोबल, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी हुई थी। शुभम जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है ब्रिटानिया पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव बेट हमें लेना चाहिए और एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो अब पिछले कुछ दिनों से इमर्ज होता हुआ दिख रहा है और बहुत सारे स्टॉक जो पीयर कंपनीज है वहाँ पे मोमेंटम बनता जा रहा है। तो ब्रिटानिया में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से एक रिवर्सल देखने को मिला, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ और फिर से कल एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था। और यहाँ पे पहले जितने भी शॉर्ट्स थे वो अभी रिसेंटली 5-6 दिन में अनवाइंड होते हुए दिखे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। तो 3500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के थ्रू हम एक ट्रेड बनाएंगे। 3500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदें। 45 रुपए पे ये कॉल ऑप्शन कल बंद हुआ था। यहाँ पे लक्ष्य होगा 70 रुपए का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 30 रुपए पे। तो आज का पिक होगा ब्रिटानिया। ओके, तो ब्रिटानिया पर रखिए नजर। HUL, ब्रिटानिया, ITC, ये सारे स्टॉक्स फोकस में आपको आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए दीपांशु, खरीदारी की राय है KPIT टेक्नोलॉजीज में। कल हमने FSL में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया हमें और बहुत शानदार एक क्लोज आया।
केपीआईटी में भी तेजी थी और मुझे लगता है कि आज भी तेजी कायम रहेगी। तो आईटी स्टॉक्स की तेजी जारी रहेगी और स्पेशली जो मिड कैप आईटी है इसमें आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। केपीआईटी बाय करके चले। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 157 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है। टारगेट 170 रुपए का है, तो 170 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 170 के टारगेट के लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करें। ओके, मिड कैप आईटी और स्पेशली कैश मिड कैप आईटी में तो दमदार एक्शन बना हुआ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे के लिए क्या चुना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे और आने वाले दिनों में ये स्टॉक मेरे को लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एफएमसीजी में एचयूएल ने पिछले एक महीने की गिरावट के बाद अब स्टॉक ने अपसाइड मूव करना रिज्यूम किया है, जिसमें कल हमने एक अच्छा कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। ये फॉलोअप मूव अभी और इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक के ऊपर में टारगेट बनेंगे 2280 से लेकर 2300 तक के। ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में हमें लगता है स्टॉक और भी बढ़िया मूव दिखाएगा, क्योंकि करेक्शन के बाद अब एक तेजी की शुरुआत ही कर रहा है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 2240 2244 के आसपास खरीदारी करें। 2210 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2280 से 2300 रुपए तक के लेवल एचयूएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 2300 के टारगेट्स के लिए एचयूएल पर करें खरीदारी। डिफेंसिव बेट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं इस बाजार में। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आप कहां पर नजर रखेंगे आज? गुड मॉर्निंग दीप और गुड मॉर्निंग अनिल जी। हमारा जो आज का पिक रहेगा वो भारत फौज रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। इन्होंने कहा है कि इनको $100 मिलियन का मिसाइल का किट्स का ऑर्डर मिला है। प्लस ये बिजनेस आगे वो काफ़ी अच्छी तरह से स्केल अप करेंगे। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को भी अच्छी तरह से बढ़ने की बातें चल रही है कंसोलिडेशन के लिए। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए 635 640 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। हालांकि Q4 के नंबर्स Q3 के हिसाब से काफ़ी अच्छे आएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है दीप, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स है। ऊपरी लेवल से काफी गिरा है, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करीबन 78% की डिलीवरी हुई है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने का मौका होना चाहिए। मुझे लग रहा है साल भर का नजरिया अगर कोई रखता है तो 375 400 का भी टारगेट पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली खरीदने का मौका एट करंट लेवल जरूर करना चाहिए।